इकाई 6 जीव जगत। फर्स्ट है एक कोश के जीव हैं युगलीना। मेरुदंड पाई जाती है मछली में। अपुष्पी पौधे हैं फर्न। मूल रोम किस में पाया जाता है? तो मूल रोम जड़ में पाया जाता है। सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग देख लेंगे। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, राइट है। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, रॉन्ग। जंतुओं में विकास तो जीवन पर्यंत होता है परंतु वृद्धि एक एज पर आकर रुक जाती है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव हैं, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, ये राइट है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, ये भी राइट है। गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। खरगोश अकशेरुकी है, ये भी रॉन्ग है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये राइट है। रिक्त स्थान, भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग 120 से 150 वर्ष होता है। लाजवंती यानी कि छुई मुई का पौधा स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। पादप मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मेंढक है उभयचर स्तंभकंदी। आलू अंडे अंडे देने वाला प्राणी है। सलजम कुंभी रूप कहलाता है। प्रजनन अंडे या बच्चे पैदा करने को बोलते हैं। उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना कहलाता है। और संवेदनशीलता जैसे कि धमाके को सुनकर चौंक जाना। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम। मक्का और प्याज में अपस्थानिक तथा सरसों और बैंगन में मूसला जड़ पाई जाती है। ये मूसला जड़ का चित्र दिखाया हुआ है जिसमें बीच की रूट थोड़ी मोटी और साइड की बारीक बारीक है। किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं होती। आपको पता है कि थैलोफाइटा वर्ग में आने वाले सभी जो जीव होते हैं उनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। उसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया, शैवाल और कवक। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम आम और पीपल। यहाँ पे साग, झाड़ी और वृक्ष। साग जो कोमल पौधे होते हैं वो साग कहलाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, बैंगन, सरसों, बथुआ, टमाटर। झाड़ी जो बीज की जिनकी लंबाई या ग्रोथ मीडियम लेवल की होती है और जो थोड़े कठोर होते हैं उनको झाड़ी बोलते हैं, जैसे कि गुलाब, करोंदा, बेर, नींबू, गुड़हल। और जो छाया देने वाले होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, वो वृक्ष कहलाते हैं, जैसे कि आम, बरगद, नीम, जामुन, कटहल। हमारी मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतु तो आप जानते ही हैं। इकाई 7 जीवों में अनुकूलन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेंढक रहता है। तो मेंढक जल और स्थल दोनों जगह रहता है, इसीलिए इसको उभयचर भी बोलते हैं। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है वसा। नागफनी का पौधा है मरुस्थलीय। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है सिंघाड़ा। रिक्त स्थान देख लीजिए। मेंढक पानी में श्वसन त्वचा द्वारा करता है। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदु तक जलीय पौधों में पाया जाता है। आलू एक भूमिगत तना है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। राइट और रॉन्ग देख लीजिए। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, ये हो जाएगा रॉन्ग। मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, ये भी रॉन्ग जाएगा। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है, तो ये राइट है। सही जोड़े मिलाइए। जो वायु कोश होता है वो पक्षी में उपस्थित होता है। सल्क मछली में, मेंढक में पादक जाल होता है। उपचर्म जलकुंभी में और चिड़िया में पंख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अनुकूलन किसे कहते हैं और मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो जो ये अनुकूलन है आकार, आकृति, संरचना, रंग रूप और आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक हो, अनुकूलन कहलाता है।
मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय की क्षमता होती है, वाटर स्टोरेज करने की क्षमता होती है, लंबे पैर और गद्देदार तलवे, रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं जैसे कि ऊंट। मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन। मरुस्थलीय पादप कैसे होते हैं? तना मांसल होता है इनका, चपटा होता है, स्पंजी और हरा हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य भी करता है जैसे नागफनी। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में। जलीय जीवों में अनुकूलन देख लेते हैं। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। श्वसन के लिए क्लोम या गिल होते हैं और शरीर धारा रेखित और चपटे पख वाला होता है। आंखों पर निमेषक पटल होती है और गर्दन का भाव होता है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन। जलीय पौधों का शरीर कोमल और कमजोर होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र कम विकसित होता है। जलीय पौधों। उभयचर जीवों में अनुकूलन। उभयचर जीवों में अनुकूलन जैसे मेंढक के पश्चपाद के पादजाल जल में तैरने में और लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अलावा यह जल में त्वचा द्वारा और स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह जल में त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा श्वसन करता है और स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। इसकी त्वचा नम व लसलसी होती है। वायवीय जंतुओं में अनुकूलन। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती रहती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है जैसे मधुमक्खी, तितली, घरेलू मक्खी आदि। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। इनका शरीर नौकाकार और धारारेखित होता है। इनकी अस्थियां खोखली और वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। तोता, गौरैया, कौवा, कबूतर आदि पक्षियों में इसी तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? मदार मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए, कछुआ और मेंढक। जलीय अनुकूलन में पख की भूमिका बताइए। जलीय अनुकूलन में पख तैरने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षी पौधों के नाम लिखिए। ये तो आप जानते ही हैं, ये कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसमें फर्स्ट है, इसमें जल संचय की क्षमता होती है। इनके पैर गद्देदार होते हैं, ऊँट को रेत में चलने में सहायता करते हैं और इनके पैर लंबे होते हैं जिस कारण ऊँट का शरीर गर्म रेत से दूर रहता है। ये तो हम कर ही चुके हैं, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन। नेक्स्ट इकाई है इकाई 9, भोजन एवं स्वास्थ्य। इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। दाल से पोषक तत्व मिलता है। आपको पता है कि दाल में प्रोटीन होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। सही और गलत देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सही। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सही। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, इसलिए रॉन्ग है। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, ये भी गलत है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, राइट। दाल में प्रोटीन नाम का पोषक तत्व पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। विटामिन एवं खनिज लवण विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तेलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। प्रोटीन मिलता है हमें विभिन्न प्रकार की दालों से, कार्बोहाइड्रेट चावल से, विटामिन एवं खनिज लवण हरी सब्जियों से। वसा के स्रोत हैं वनस्पति तेल। आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस आहार में सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि उचित मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व वे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं।
जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि। प्रोटीन के 4 स्रोत हैं जैसे कि सोयाबीन, मसूर, चना, मटर, मूंग, उड़द इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं गन्ना, चुकंदर, चावल, अमरूद, खजूर, शक्कर आदि। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन्स निम्न प्रकार के होते हैं: A, B, C, D, E, K। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ये तो आप सब जानते ही हैं कि भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है। आप जिस तरह का भोजन करेंगे उसी तरह से आपका स्वास्थ्य डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इकाई 10 है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है प्रतिदिन स्नान करना। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए ठंडा पानी। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता। यहाँ पे आ गई है राइट रॉन्ग। शौचालय की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। दोनों ही राइट है। ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है तो आपको आते ही होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। गीला कचरा नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ये सही होगा। नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा फेंकना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और इसके अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें और सपोर्ट करें। शौचालय की साफ़ सफाई क्यों आवश्यक है तो सब आप जानते ही हैं। घर की साफ़ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए ये भी सब आप जानते ही हैं। कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठे करने का सुझाव दिया है। इकाई नंबर 11 है मापन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। लंबाई का मानक मात्रक है मीटर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। द्रव्यों का आयतन मापते हैं लीटर में। राइट और रॉन्ग देख लेते हैं। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये रॉन्ग है आपका। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है, ये भी रॉन्ग है आपको। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर यानी कि मीटर की क्यूब होता है, ये राइट है। ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। समय का मानक मात्रक सेकंड है। थर्मामीटर द्वारा ताप मापते हैं। द्रव्यों का आयतन लीटर में व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आयतन रिलेटेड है घन मीटर से, द्रव्यमान कुंतल से, समय घंटे से, लंबाई किलोमीटर से और ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठोस वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक घन मीटर है, जबकि द्रव्य वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक लीटर है। विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? खेल कूद में और अनेक प्रयोगों में समय की सही माप के लिए विराम घड़ी का उपयोग यानी कि स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। किसी ईंट यानी कि ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप ली जाती है। स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता या असमानता होती है? दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और ताप का केल्विन मानक मात्रक है।
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 2 मीटर है। इनका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिख लिया। आयतन का सूत्र है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके 96 मीटर की क्यूब या 96 घन मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें इसको, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमें इन्हें पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा सब माप को। तो हमारा 800 सेंटीमीटर हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई 600 और ऊंचाई 200। तो इसका आंसर हो जाएगा 96.10 की पावर 6 घन सेंटीमीटर। एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है। इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसलिए 24 लीटर बराबर 1000 में 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 यानी कि 24,000 घन सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब इसका मान हमें घन मीटर में ज्ञात करना है, क्योंकि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा 0.024 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि 100 किग्रा बराबर 1 कुंटल होता है, तो इसलिए 1 किग्रा बराबर 1/100 कुंटल। तो 2 किग्रा बराबर हो जाएगा 1 × 200/100 बराबर 2 कुंटल। अब इसको यहाँ पर मीट्रिक टन में बदल रहे हैं, क्योंकि 1000 किग्रा यानी कि 1000 किग्रा बराबर 1 मीट्रिक टन होता है, तो 1 किग्रा बराबर उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह 200 किग्रा बराबर होगा, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा 0.2 मीट्रिक टन।